गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ यार, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर और आज का पूरा पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि मोशन इन प्लेन में हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आज पढ़ना भी है उसी के साथ में। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है। ओके, ताकि एक ही वीडियो में सब एक साथ लपेट सकूं मैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है अपना। तो वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं मेरे साथ में। ओके, क्योंकि ये लेक्चर आई डोंट नो कितने घंटे का बनने वाला है। अगर मैं वन शॉट प्लस इसको करता तो ये 11-12 घंटे का कंटेंट होता। ओके, बट वो 11th के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि आपका एग्जाम है तो आपको थोड़े समय में, जैसे कि सारे पीवाईक्यूज और जो इंपॉर्टेंट थियरी के पॉइंट्स हैं वो कम टाइम में ही आपको समझा दिया जाए, तो विच इज बहुत अच्छा होगा। ओके बच्चों, तो आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी हुई है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ओके, अगर हो सके प्रिंट निकाल लो यार, बहुत बढ़िया होगा। प्रिंट मार लो जाके उसका। ओके, और प्रिंट कैसे मारना है, या फिर मैं प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दे इसको दे दूंगा। ठीक है, और बैक टू बैक मारना प्रिंट। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं साथ में सॉल्व करवा रहा हूँ उसकी भी एक प्रिंट मार के लानी है, सेपरेट कॉपी। कौन सी पीडीएफ की? जिसपे सिखाऊंगा वो प्रिंट नहीं करना है। ये देखो, रुक जाओ, ये इसको ना बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको मेरे पीछे? टोटल अप्रोक्सीमेटली 94 क्वेश्चंस है इसके अंदर। ओके, तो जिसके अंदर मैंने 2011 से लेके, नहीं नहीं, 2005 से लेके 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर रखा है बच्चों। हर एक क्वेश्चन को मैंने इसके अंदर रखा, और आपने अगर इतना भी सॉल्व कर लिया ना किसी भी टॉपिक के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोर देन इनफ कि आप उस टॉपिक में नहीं नहीं करके भी 70% मार्क्स स्कोर कर लेंगे। बाकी केम और मैथ्स तो आपका है ही। ओके, और मैथ्स काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के अराउंड ही घूमता रहता है। फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा मेंस को टच कर जाता है 4-5 क्वेश्चंस में। ओके, कभी कभी पेपर अच्छा आपका अगर बनता है तो 14-15 क्वेश्चंस में। अब जैसे देखो यहाँ पर 2023 तक ना बच्चों, 2023 तक अभी तक सीटी ने कभी ग्राफ नहीं पूछा था, कभी नहीं पूछा है। ग्राफ का एक क्वेश्चन नहीं है ऊपर। बट जैसे ही 2024 का समय लगा, ग्राफ के सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। इट मींस सीटी अपना पैटर्न बदल रहा है। तो क्या हमको चेंज करना चाहिए? बिल्कुल, हमको पैटर्न चेंज करना चाहिए। विद सॉल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जाओ इस शीट का प्रिंट लेके आओ, तब पढ़ने बैठ लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी के हिसाब से रहेंगे, सीक्वेंस में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक वाइज अरेंज नहीं किया है। क्या है ना बच्चों, खुद टाइप भी करो, खुद अपना फाइल तैयार करो, तो डेफिनेटली ट्यूटर की मेहनत लगती है यार। तो मैं उतना ज्यादा मेहनती नहीं हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैंने क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया है। हाँ, कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक के हैं मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है। अब अगले साल की जो बैच होगी उनको क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास तैयार करने के लिए पूरा एक साल का समय है। ठीक है बच्चों, कोई टीम नहीं है, अकेला करता हूँ यार मैं सब कुछ। तो फिलहाल के लिए जितना किया आपके लिए उतने में ही हैप्पी हो जाओ। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर कौन से सब टॉपिक के हैं मैंने सब लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले काइनेमेटिक्स 1D पे जाएंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे सर्कुलर, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे आगे बढ़ने वाले। और कोशिश करेंगे कि 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं। अगर कुछ क्वेश्चंस छोड़ने लायक होंगे तो डेफिनेटली बच्चों मैं उनको छोड़ूंगा। ओके, मैं उनको पक्का छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब लेक्चर स्टार्ट किया जाता है टाइम वेस्ट न करते हुए। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक शीट में मेरे पास भी है वो क्वेश्चन नंबर देखने के लिए। ठीक है, चलिए, आइए। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहला टास्क है अपना आज के लेक्चर में काइनेमेटिक्स 1D, ये अपना फर्स्ट टास्क होगा। ठीक है, फिर सेकंड हम जाएंगे सर्कुलर मोशन पर, थर्ड हम जाएंगे अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पर, देन फोर्थ हम जाएंगे अपने रोटेशनल मोशन एंड फ्री रिलेटिव मोशन एंड फ्री फॉल पर। बट रोटेशनल मोशन को टच नहीं करने वाले बच्चों, क्योंकि देखो कैसा है ना, हमारे टेक्स्ट बुक में सारे टॉपिक्स को ना प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया है। सर्कुलर मोशन 3 चैप्टर का पार्ट है, जिसके अंदर मोशन इन प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी। इन 3 चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन थोड़ा
थोड़ा करके रहता है, ठीक है। बट अपने सीटी में कैसा दिया है, एक ही साथ में दिया गया है। अब मैं आपको 3 बार तोड़ के सिखाऊंगा तो इट विल डेफिनेटली कंफ्यूज यू, ओके। तो उतना कंफ्यूज नहीं करना आपको, इसलिए मैंने एक साथ में रख लिया है, ओके। और रोटेशनल मोशन उसके बाद का पार्ट है। तो सीटी में क्वेश्चन पूछा गया, बट ये 2 क्वेश्चन हम लोग उसमें लेंगे। अगर इसमें हो गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है सब, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, काइनेमेटिक्स 1D, ओके। जरा वेट रुकना यार, मेरे पास ना एक शीट और थी जिसको मैंने अच्छे से सब टॉपिक वाइज भी डिवाइड किया हुआ था, ओके। 2 मिनट बस लाइन पे रहना आप लोग, मैं जरा ना वो फाइल ओपन कर लूं सब टॉपिक वाइज वाली, जिसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी सब है। देखो यार, एआई सीखने का बहुत फायदा है बच्चों। लगभग एआई ने मेरी बहुत हेल्प की है इसको इसको तैयार करने में। हाँ, मिल गया, बहुत बढ़िया। हम्म 2 मिनट बच्चों, बस लाइन पे रहो, या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं इसको पॉज ही कर देता हूँ, ओके। चलो, हो गया काम, आ जाओ, ठीक है। तो ये अपने टॉपिक वाइज और ये अपने सब टॉपिक वाइज, जैसे काइनेमेटिक्स 1D के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है और वो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 12, ओके। कितने स्लाइड्स ऐड हो गए थे, ताकि क्वेश्चन नंबर में वो स्लाइड भी ऐड करने होंगे ना, इसीलिए आई थिंक 6 स्लाइड एक्स्ट्रा हो गए ना। चलो कोई नहीं, अब कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे पहले। वेट, एक पीडीएफ मैं भी खोल के रख लेता हूँ अपने पास बैकअप के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 15 है, क्वेश्चन नंबर 12 35 है, 55, बस। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 12, ओके। 6 7 8 9 10 11 12, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सब टॉपिक्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। बस इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको शीट की प्रिंट लेनी है, हम लोग क्वेश्चन सारे निपटाएंगे बट टॉपिक वाइज निपटाएंगे, ओके। तो ऐसा आपको वहां पे लिख के भी लेना है। चलिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बस एक रफ नोटबुक लेके बैठना है मेरे साथ में और शीट की प्रिंट निकाल लेनी है लेक्चर स्टार्ट करने के पहले। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए। तो सबसे पहले एक शॉर्ट सी थ्योरी ले लें हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ताकि थोड़ा सा लगे टॉपिक से रिलेटेड, ओके। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलो। तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ओके। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ देखो बस मेरे साथ में, ओके। क्योंकि इतना तो बेसिक्स आप सबको आता ही होगा, जहां पे फॉर्मूला लिखा होगा वहीं पे लिखना आप लोग, ओके। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 पॉइंट्स लिए, फर्स्ट वन इज पॉइंट ए एंड सेकंड वन इज पॉइंट बी, ओके। सपोज करो कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो डेफिनेटली बहुत सारे पाथ होंगे ना। सबसे पहला पाथ, एक पाथ ऐसा होगा, दिस इज माई पाथ 1। फिर मेरा एक पाथ ऐसा होगा, दिस इज माई पाथ 2। फिर मेरा एक पाथ ऐसा होगा, दिस इज माई पाथ 3। मीन्स ए से बी तक जाने के लिए इनफाइनाइट पाथ्स पॉसिबल है डिस्टेंस में,
बट अगर मैं बोलूं कि एक शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, डायरेक्ट जोड़ दोगे आप लोग, ओके, डायरेक्ट जोड़ दोगे, ये आपका हो गया चौथा पाथ। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनको मैं क्या बोलने वाला, इनको मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड, ये सब डिस्टेंस होंगे। बट जो मेरा फोर्थ वन है, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा मेरा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, चलिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आई गेस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो एक शॉर्ट सा केस भी लेता हूं मैं। लेट सपोज कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूं मैं, भैया यही सही है, औजारों का प्रयोग करो। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूँ इस डायरेक्शन में, फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी में जाता हूँ इस डायरेक्शन में, ए से बी है 4 मीटर और बी से सी है 3 मीटर, इट मीन्स, और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखा है, केस 1, केस 1 क्या रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवलिंग इन अ straight line without changing its direction, without changing its direction, okay, without changing its direction। अरे भैया हो जा सिलेक्ट। चलो, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और मैंने आपसे पूछ लिया प्यारे बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो यू ऑल विल से सर 7 मीटर होगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप लोग बताओगे सर डिस्प्लेसमेंट भी आपका 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। ओके, इसको थोड़ा नीचे लो। चलो भाई, तो ये अपना हो गया फर्स्ट केस, इसको बॉक्स में बंद करो। चलिए, अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। थोड़ी सी जगह बनाओ यार, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ इतनी जगह में लिखना है मेरे को। अगला बॉक्स भी इसी साइज का रखता हूँ। चलो, केस 2, केस 2, नाउ ऑब्जेक्ट कैन टर्न, नाउ ऑब्जेक्ट कैन टर्न और चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 4 मीटर ट्रेवल किया। मतलब देखो, अगर कोई बंदा एक ही लाइन पे आगे बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास ये वाला बंदा है, ओके, जो इस एक ही लाइन पे आगे बढ़ने वाला है, सपोज करो ये उसके लिए रोड है। अब अगर वो इस एक लाइन में आगे बढ़ रहा है, ए से बी तक गया, मान लो वो अगर रिटर्न आता है तो वो इसी लाइन पे रिटर्न आएगा ना, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि वो बी से रिटर्न गया है, तो मैं उस लाइन पे नहीं दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा नीचे दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से मेजर कर पाए। ओके, तो लेट सपोज कि वो बी से सी रिटर्न गया, बट ध्यान में रखना कि वो उसी लाइन पे रिटर्न गया है। ओके, तो वो पीछे कितना गया, वो 3 मीटर पीछे गया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है बच्चों, एक बात बताओ कि आपका डिस्टेंस कितना है। आप लोग उड़ते उड़ते बोलोगे सर डिस्टेंस तो 7 मीटर चला उसने, बट अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब वो बंदा कहीं यहाँ पे होगा इस पोजीशन पे जहाँ पे येलो वाला एरो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 1 मीटर होगा। कितना हो गया ये आपका, 1 मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम साइज बॉक्स। चलो केस 3, केस 3 कैसा बोल रहा हूं मैं, लेट सपोज ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जाता है। ओके,
ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर जाता है विच इज 4 मीटर, और वो यहां से शार्प 90 डिग्री का टर्न लेता है, वो शार्प 90 डिग्री का टर्न लेता है वो। ओके, तो यहां पे कितना होगा, ये 3 मीटर होगा विच इज एट पॉइंट सी। ओके, अब ध्यान से देखना। अब यहां से आपसे सवाल है कि बच्चा बता यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया विच इज 7 मीटर। अब सवाल है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट तो भैया अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन जोड़ता हूं तो ये क्या बन जाएगी, ये अपनी बन जाएगी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आंसर आपका आएगा 5 मीटर। लगाओ, अब भी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, सॉल्व करो, देखो 5 मीटर आता है कि नहीं आता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका, 5 मीटर आ गया। रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। ओके, अब यहाँ पे एक बेसिक सी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो प्यार से देखना मेरे साथ में। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको मैं मैग्नीट्यूड में रख रहा हूं यहां पर रिलेशन में। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे इक्वल होता है, नॉट सेम है ना साथ साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी तो बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके ना, चलो अब थोड़ा आगे की बात करते हैं हम लोग। सही है, आई गेस दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको। हाँ ठीक है, दिख रहा है इतने में। चलो अब देखो, यहाँ पर मुझे लेना है रेशियो। अगर मैं रेशियो लेने जाता हूं तो यहाँ पर रेशियो देखो जरा, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि इफ इफ दे बोथ आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 होगा। बट अगर मैं तीनों को कंबाइन करके लिखूं, डिस्टेंस हमेशा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देना, मैं यहाँ पे रेशियो ले सकता हूँ दो प्रकार के। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तो अब देखो, इससे रिलेटेड एग्जाम में असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा होता है मालूम है, वहां पे स्टेटमेंट लिखा होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट, या फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट is always greater than or equal to unity, greater than or equal to unity, unity मतलब 1। समझ गए, बस बहुत बढ़िया, ये ध्यान में रखना है आपको। अब एक काम करो, जरा इस रिलेशन को उल्टा करके देखो। यहां पर क्या लिखा है अपना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना। काम करो, अब डिस्टेंस को नीचे भेजो जरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। अब जरा इसको सीधा करके देखो, देखो ये ना, ये टोक वाला साइड इनके रेशियो के साइड में, तो इनको ये क्या मिल जाएगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1।
मतलब समझ गए, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू यूनिटी। यही सेम स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप लोग समझ जाना विच इज लेस देन और इक्वल टू यूनिटी। अभी लिखो, पॉज करो और इस स्टेटमेंट लिखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू यूनिटी। ध्यान में रखना, ये असर्शन रीजन में आता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा केसी दे के देखता हूँ। ठीक है, लेट सपोज करो कि अपने पास औजार तो बहुत सारे हैं भाई, मैथमेटिकल टूल्स हैं अपने पास, मैथ्स प्रोटेक्टर है। ओके, चलो एक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आर्क। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट सपोज कि, अरे यार, सपोज कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ट्रेवल कर रहा है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ट्रेवल कर रहा है और इस सर्कल का रेडियस आर है। इस हाफ सर्कल का रेडियस आर है और ये उसका डायमीटर है। ओके, तो कंडीशन कैसा है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे मेरा, पाई आर होगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे मेरा, टू आर होगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक लेवल ऊपर इससे। ओके, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं। क्या है ना, चीजों को टफ बनाने में मजा आता है ताकि आप लोग थोड़ा उस लेवल पे सोच सको। चलो, अरे यार ये काहे नाचने लगता है बे। लेट सपोज दिस इज आवर पॉइंट ए एंड दिस इज आवर पॉइंट बी, और ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा है और इस सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस है आर। ये आर रेडियस का सर्कल है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पे टास्क है डिस्टेंस क्या होगा अपना। बताओ भाई, डिस्टेंस क्या होगा अपना यहाँ पर। सबसे पहले, अच्छा इसका नाम दे दो क्या, ए टू पी। तो ए टू पी कितना जा रहा है, वो पाई आर जा रहा है। देन पी टू बी कितना जा रहा है, सेम लेंथ लिया मैंने ये, तो ये टू आर जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को मेरा डिस्टेंस कितना मिल गया, आर इंटू पाई प्लस टू। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा भैया, डिस्प्लेसमेंट सीधा मेरा ये वाला पॉइंट होगा, सीधा सीधा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला गैप मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अब इस गैप की वैल्यू कैसे निकालूं, तो जरा ध्यान से देखो। अगर इस पॉइंट को भी जोड़ दिया जाए तो क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मुझे तो दिख रहा है यार, तो तुम्हें भी दिखना ही चाहिए। जो चीज मैं देख पा रहा हूँ वो तुमको भी दिखनी चाहिए। तो ये आपका हो गया टू आर, ये आपका हो गया टू आर। अच्छा, ये सेम लेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नहीं तो ऐसा मत बोलना, रुको यार, सेम लेंथ का इसको किया जाए फिर क्या। मान लो टू यार, खत्म बात। हाँ, नहीं तो बनाने थोड़ी बैठूंगा अब मैं उसको, मान लो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा मेरे को, इट इज नथिंग बट टू आर का होल स्क्वायर प्लस टू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, टू आर स्क्वायर कॉमन आएगा। ओके, मीन्स फोर आर स्क्वायर ना। तो फोर आर स्क्वायर निकाल दूंगा तो फोर रूट टू आर, फोर रूट टू आर मेरा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ओके, और इन सब का यूनिट मीटर में होगा भाई। चलो, यूनिट तो बाद में डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ टफ किया जाए। बहुत बढ़िया, टफ तो करना ही चाहिए अब सवाल को। आ जाओ, इस बार टू आर बराबर लूंगा मैं। चलो, यही होता है जुगाड़ का नतीजा, सवाल अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ए
बी सी डी. Now let's think. We need to calculate distance and displacement. Distance and displacement. अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा और टफ किया जाए. अरे यार, हाँ, सब कुछ सेम रख के क्या मतलब है ना. थोड़ा सा रेडियस भी तो अलग हो. अब यहाँ पे पूरा वेरिएबल्स में होगा. लेट सपोज इस सर्कल का रेडियस है R1 और इस सर्कल का रेडियस है R2. R2 और इसकी लेंथ मैंने आपको दे रखी है, मान लो 2R1. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे आपका टास्क है निकालना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करता हूँ तो इजीली आप लोग बोल दोगे सर सबसे पहले A टू B जाएगा विच इज नथिंग बट पाई R1. फिर B टू C जाएगा विच इज 2R1 प्लस C टू D जाएगा विच इज पाई R2. पाई R2 मिल गया मेरे को. ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपना. अपना डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा सीधा ये गैप. भैया वो गैप जानने के लिए हमको ये गैप पता होना जरूरी है. ओके, स्ट्रेट लाइन मान लो यार अब. ठीक है, तो ये अपना कितना है, ये गैप तो 2R1 है, ये गैप 2R2 है, डायमीटर है ना. और ये वाला गैप कितना अपना, ये 2R1 है. तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल देखूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा करके मैंने यहाँ पे बनाया है. तो ये कितना है मेरा 2R1 प्लस 2R2. ये मेरा 2R1 है. मुझे लगाना है सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम विच इज नथिंग बट 2R1 प्लस 2R2 का होल स्क्वायर देन प्लस 2R1 का होल स्क्वायर. अब बाकी आपके ऊपर है, सॉल्व कर लेना इसको यार. आई एम लेट इट बी योर HC. ओके, क्योंकि यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4R1 स्क्वायर. वैसे इजी है, किया भी जा सकता है. चलो मैं ब्रैकेट ओपन ओपन कर दे रहा हूँ. तो ये क्या मिलने वाला है 4R1 स्क्वायर देन 4R2 स्क्वायर प्लस 2 × 2R1 प्लस R2, 4 दूनी 8, 8R1 R2 प्लस 4R1 स्क्वायर. कितना मिल जाएगा ये 4R1 प्लस 4R1 दैट इज 8R1 स्क्वायर. 8R1 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर प्लस 8R1 R2. इतने पे ओके है, छोड़ दो. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे. ये वाले क्वेश्चन को छोड़ो, एक और थ्योरी बाकी है. अब अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन. ये इंपॉर्टेंट है बहुत. इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना. मैंने इसका फॉर्मूला वेक्टर में भी सिखाया था वन शॉट में. क्या था वो 2R sin थीटा बाय 2. ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन. इन सर्कुलर मोशन देखो यार, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते एग्जाम में बट डेफिनेटली थियरी के साथ में उसको उसको कवर करना जरूरी ही होता है. वरना मालूम है हमको भाई कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं फिर. लेट सपोज दिस इज ए टू बी. एक पॉइंट A टू B जाता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके. सेंटर O है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है. तो आपको यहाँ से लेंथ निकालना है किसका, आपको AB का लेंथ निकालना है. अब अगर आप लोग वेक्टर मेथड से इसको कंपेयर करके देखोगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, दिस इज योर इनिशियल वेक्टर, दिस इज योर फाइनल वेक्टर. ओके, ये आपका है इनिशियल RI वेक्टर, ये आपका है RF वेक्टर, और यहां से ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नहीं बन गया ट्रायंगल ऑफ, मतलब यहाँ पे बन गया ना एक वेक्टर ट्रायंगल. दिस इज योर R वेक्टर. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखने ध्यान से जाऊँ तो इसका हेड और इसका टेल एक साथ लगा हुआ है. इट मीन्स R इनिशियल वेक्टर
प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल का टेल से फाइनल का ऐड, तो ये आपका आर फाइनल वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या मिलने वाला है आपको, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। अब सीधी सी बात है, मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा तो क्या मिलने वाला है मेरे को, ये मेरे को मिलने वाला है आर एफ का स्क्वायर प्लस आर आई का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, माइनस 2 RI RF कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या, थीटा ये वाला एंगल, और यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर आई इक्वल्स टू आर एफ, बोथ आर इक्वल्स टू आर। जब मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड, मैंने आंसर क्या आपको क्या बताया है, 2R साइन थीटा बाई 2। गधे लोग गलती से, अच्छा इसको ना आर मत लिखो, फिर डी लिखो, ओके, रिजल्टेंट डी, वरना आर से आर कैंसिल कर दोगे, 2R साइन थीटा बाई 2 आता है। तो ये तो इसका फाइनल आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो पाथ है ना ए बी वाला पाथ, इस ए बी पाथ का लेंथ है ये 2R साइन थीटा बाई 2। लेकिन इसको ना हम लोग बाय ज्योमेट्री भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखना जरा, बाय ज्योमेट्री कैसे मैं इसको निकाल सकता हूं। देखो, अगर मैं बाय ज्योमेट्री की बात करता हूं, मेरे को यहाँ पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जहां पर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, और मेरे को इसका लंबाई चाहिए ए बी का। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूं, तो ध्यान में रखना कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। दिस इज पॉइंट पी। तो ये दोनों बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ए बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स दी ए पी। ये ए पी का दुगना है, तो मेरे को सिर्फ ए पी का लेंथ चाहिए, और ये एंगल भी बराबर बांटता है ये, तो ये साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अगर साइन थीटा बाई 2 लगाता हूँ, साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज एपी अपॉन आर। तो एपी क्या मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2। एज इट इज मेरे को यहाँ पे ए बी का लेंथ क्या मिलने वाला है, 2R साइन थीटा बाय 2। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना था मालूम है, ये होता है वैल्यू आर थीटा, ये इसकी वैल्यू, इस आर्क की वैल्यू होती है आर थीटा। तो असर्शन रीजन में ये भी बन सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर आर्क, in circular arc and motion is r theta and या फिर एक काम करता हूँ ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिखे देता हूँ। डिस्टेंस क्या होगा अपना, इट इज r थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपना, ये अपना होगा 2R साइन थीटा बाय 2। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन के साथ में थ्योरी की नीड पड़ी तो देखते हुए चलेंगे। अ पार्टिकल इज performing a uniform circular motion along the circumference of a circle of radius r, and t is the periodic time in time t by 4 its displacement and distance covered respectively। ओके, चलो बहुत बढ़िया। देखो जरा यहाँ पर सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, ओके भाई ने टाइम देखो, पूरे सर्कल का टाइम टी लग रहा है, तो और उसने टी बाय 4 बोला है, मतलब ये 1/4 हिस्सा टी बाय 4 टाइम में कवर कर रहा होगा। ओके, मतलब कि अगर पॉइंट एक पूरा चक्कर लगाने में, इसको पॉइंट ए से पॉइंट ए पे आने में कितना टाइम लग रहा है, उसको टी टाइम लग रहा है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो 1/4 भाग को, इतने पार्ट को टी बाय 4 टाइम में कवर कर रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर वो इतने से पार्ट को टी बाय 4 टाइम में कवर कर रहा है, तो पूछा क्या गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ फिर आफ्टर टी बाय 4 टाइम। भैया सीधी सी बात है, ये आर होगा, ये आर होगा, तो ए बी तो मेरा ये वाला लेंथ मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये आर्क मेरा डिस्टेंस हो गया।
तो भैया ये इसकी लेंथ कितनी होगी, ये अपना होगा √2r अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। और इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ मेरा होता है बच्चों r थीटा। अगर मैं r थीटा की बात करता हूं, जो मेरा डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है मेरा, r थीटा, और थीटा रेडियन में रहता है हमेशा। तो थीटा इंटू 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज π/2। ये 90 डिग्री है ना, विच इज π/2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो ये मेरे को आ गया πr/2। और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया मेरे को, मेरा डिस्प्लेसमेंट में मिल गया मेरे को √2r। मतलब ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। बच्चों शीट का प्रिंट लेना बहुत ही जरूरी है, ले लो तभी पूरा लेक्चर बैठ पाओगे, वरना डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, पूरे बच्चे लेक्चर मेरा देख भी नहीं पाते। मतलब झेलने के लिए दे नीड्स कैपेसिटी। मोर और लेस जितने बच्चे लेक्चर देखते हैं मुझसे पढ़ने वाले, वो 4 से 5% ही होते हैं। बाकी जनता लाइक दे आर ऑडियंस ओनली। बस पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है इस स्टेट में, इसलिए बहुत कम बच्चों का ही पेपर निकलता है। हर हर बच्चों का पेपर निकल जाता अगर वो पढ़ते तो, नहीं पढ़ते तो नहीं निकलता है। आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन आई थिंक 12वां नहीं है, 12वें के बाद कौन सा सवाल है, 2 मिनट यार। आफ्टर 12th है अभी आपका क्वेश्चन नंबर 35 एंड 55। लेट्स सी, देखते हैं यार जरा। 43 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35। अ पार्टिकल मूविंग in a circle of radius r with constant speed v, the magnitude of average acceleration after half revolution। नहीं ये भी नहीं है यार, आई थिंक इट्स अ 55। देखो बच्चों शीट रहेगा तभी ये सीक्वेंस फॉलो कर पाओगे, नहीं तो ये सीक्वेंस आपको साथ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाना चाहता हूँ। ओके, अ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यार, गजब की बात है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्क्वायर में नहीं भाग रहा, सर्कल में भाग रहा है, ठीक है। मूविंग सर्कल ऑफ रेडियस आर इन अ हाफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इन अ हाफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर कवर्ड बाय। भैया बताने की जरूरत है, 2r एंड πr। भैया क्या चिंदी सवाल है ये, मतलब देख रहे हो, हाँ मूड खराब कर दिया पूरा मेरा। राम 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 राम, क्या कर रहे हैं सीटी वाले भी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे इतना इजी क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। नाउ लेट्स मूव टू एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट। ओके, एक काम करता हूँ ना जरा, ये जो स्लाइड में लिखा हो ना, इसको उठा के ना ऊपर किए देता हूँ। इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में सेपरेट करता जाऊंगा, तो लास्ट में एक टॉपिक बाय टॉपिक की पीडीएफ बन जाएगी पूरी की पूरी। यहीं पे लिखवाऊँ ना मैं, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। सारे टॉपिक बाय टॉपिक की पीडीएफ एक साथ ही रहनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप लोग तो लिख ही रहे हो ना, तो करने की जरूरत क्या है वैसे, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा अपना। नहीं, ऐसा नहीं करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 53। चलो 53 मतलब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू किया जाए। देखो सीक्वेंस आगे पीछे लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको शीट का प्रिंट मारना है, साथ में एक नोटबुक रखनी है। थेरी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, देन फिर से क्या आएगा, थ्री पार्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। आपके लिए सब इजी है, डिफिकल्ट मेरे लिए, मेरे को क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, चलिए
ध्यान से देखिए बच्चों की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एज इट इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है, ध्यान दो। अब कुछ स्पेशल केसेस में लिख रहा हूं यहां पर। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर कि टोटल डिस्टेंस is greater than or equal to total displacement. Okay, magnitude of total displacement. टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं दोनों में टाइम का डिवाइड कर दूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड का सिंबल होता है वी एवरेज, और इसका सिंबल होता है ऊपर सिर्फ वेक्टर का सिंबल। तो यहां पर क्या मिलने वाला है? एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज velocity. Now let's see. V average is greater than or equals to magnitude of average velocity. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, असर्शन रीजन में आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान में देखना, यहाँ पे कुछ मैं नोट लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ, लिखो यार मेरे साथ इसको। इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ straight line, then average speed is equal to average velocity is equals to average velocity। क्लियर एकदम। अदरवाइज वो दोनों सेम कभी नहीं होंगे जब तक वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहे हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बराबर होगी। ओके, अब अगला कंसेप्ट आता है अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड। उम्मीद करता हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत माहिती होगा। dx बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, उम्मीद करता हूं। नहीं तो दिल को धक्का लगता है एकदम यार जब मालूम पड़े तुमको ये सब नहीं नहीं आता। सोच के लगता है भाई भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पर ये स्टेट में अपने। अरे तुम कहा है पीछे आ रहे हो ससुर। ओके, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है मालूम है? स्पीड एट दैट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग थाने से कहाँ पे जा रहे हो? सीएसटी जा रहे हो, ठीक है। और फिर आप लोग नासिक से मुंबई जा रहे हो। अगर मैंने आपको फोन किया बीच में, हेलो भाई अभी तेरी स्पीड कितनी है ट्रेन की, और आपके पास स्पीडोमीटर है, उस वक्त जो आप मेरे को एट दैट टाइम, जैसे अगर 2:12 के 35वें सेकंड में जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, जो अगले सेकंड चेंज हो जाएगी मे बी, या कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट दैट पॉइंट, और इसका सिंबल होता है सिर्फ और सिर्फ वी, बस। अब अगर आपसे मैं सिर्फ v की बात करूं या स्पीड की बात करूं तो यू वेरी वेल नो कि मैं आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहा हूं। अब आगे से आपके क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा कि आपको एवरेज स्पीड निकालना, तो वो लिखेगा कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। बट अगर उसने एवरेज वर्ड नहीं लिखा है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका? ये आपका होता है dx बाय डी टी। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसलिए पूछा मैथ्स आता है कि नहीं आता तुम लोग को, गधे नहीं तो। अगला टॉपिक है अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज वी इंस्टेंटेनियस। अब सबको पता है भैया, यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा बस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि हम लोग एट दैट पॉइंट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, बस खत्म भाई। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dx बाय dt।
वेक्टर dx बाय dt। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए जरा 2 मिनट रुकिए यार, अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। कहाँ गया उसका स्लाइड अपना वाला? बस मेरे को ना क्वेश्चन चाहिए केसेस का, क्योंकि उसका इंग्लिश भयंकर है यार। ओके। कहाँ गया कहाँ गया? चलो, मेरे साथ में लिखो आप लोग, ठीक है? आइए, लिखिए मेरे साथ में केस 1। और ये इंपॉर्टेंट केसेस है सारे। अगर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना बच्चों, डेफिनेटली इन्हीं 3-4 केस में से वो रहेगा कंफर्म, इसके बाहर नहीं जाएगा वो। ओके, चलो लिखो। ऑब्जेक्ट इज एट x1 at time t1, at time t1, and at position x2, and at position x2 at time t2, at time t2. then find then find average speed and average velocity. Then find average speed and average velocity it if it is moving without changing its direction। याद आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला केस? मैंने बताया था ना, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अब देखिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। एक पार्टिकल है जो फिलहाल के लिए पोजीशन कहां पे खड़ा हुआ है? पोजीशन x1 और एट टाइम t1 पे खड़ा हुआ है। वो अपना पोजीशन चेंज किया जब वो a से b पे गया, उसका पोजीशन क्या हो गया? विच इज x2 कॉमा t2। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। ओके, अगर उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बच्चा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों बराबर हैं तो मैंने क्या बोला था? इफ इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड निकालू या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालू, दोनों की दोनों एक ही बात है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बार बार वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है? तो वी एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पे? अब मत बोलना सर x1 प्लस x2 होगा। भैया ये पोजीशन दिया हुआ है, तो ये गैप कितना होगा मेरा? ये जो गैप मेरा है ये क्या होगा मेरा? ये गैप मेरा होगा x2 माइनस x1। मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये अगर मैं इसको 1D ग्राफ में रखता हूं, ओके, अगर मैं इसको 1D ग्राफ में रखता हूं तो ये पार्टिकल अभी फिलहाल के लिए इस पोजीशन पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इन ये आपका पोजीशन और ये टाइम का एक्सिस है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका पोजीशन और ये टाइम का एक्सिस है। तो वो अभी x1 पे है किसी टाइम t1 पे, फिर अभी वो x2 पे है किसी टाइम t2 पे। ओके, स्ट्रेट लाइन में मत ही समझना कि वो सेम टाइम पे पहुंच गया क्या। अगर वो प्लेन में लूंगा तो मेरे को लाइन चेंज करना पड़ेगा फिर। ओके, चलो, तो इसके लिए ग्राफ में हम लोग ड्रॉ नहीं करते ज्यादातर केसेस में, बच्चा कंफ्यूज होता है फिर। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को? टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला है बच्चा? x2 माइनस x1। टोटल टाइम कितना मिलने वाला है? t2 माइनस t1। टाइम हमेशा एडिटिव इन नेचर हो, जरूरी नहीं है सब्ट्रैक्शन भी नेचर में होगा अगर वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में जुड़ गया है तो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि v एवरेज इज इक्वल्स नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलिए केस 2 पे चलिए।
केस टू लिखते हैं। केस टू, ऑब्जेक्ट इज मूविंग in straight line without change direction without change in direction change in direction moves x1 distance in time t1 and then x2 distance in time t2 then find average speed and velocity, then find its average speed and velocity। ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो भैया देखो, अब वो बात कर रहा है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं किया उसने। अब वो डिस्टेंस के टर्म में आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को अब मैं डिस्टेंस के टर्म में ही निकालूंगा। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ठीक है, उसने x1 डिस्टेंस, ये पूरा x1 डिस्टेंस है, उसने किसी टाइम t1 में कवर किया। ओके, फिर उसके बाद में वो b से c जाता है, b से c जाता है, फिर ये डिस्टेंस अपना x2 डिस्टेंस है और उसने ये टाइम t2 में कवर किया। तो यहां पर मेरा एवरेज स्पीड क्या बनने वाला है, विच इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा फॉर्मूला था। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन अब अपने रूप चेंज करने वाला है, ध्यान देना थोड़ा सा। ओके, इस केस 3 पे PYQ आया है, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट मूव्स with speed v1 for time t1 and with speed v2। यू लग रहा है ससुरा ये, speed v2 for time t2 then find average speed, ओके। नाउ डायग्राम की नीड है भाई मेरे को। एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की ओर जा रहा है किसी स्पीड v1 से किसी टाइम t1 में, फिर वो बी से सी की ओर जा रहा है किसी स्पीड v2 से, अरे यार क्या हो रहा है ये, किसी स्पीड v2 से किसी टाइम t2 में। ओके, क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि ये बी और सी का डिस्टेंस सेम है कि नहीं। ओके, तो हम ये बोल नहीं सकते। मैंने क्या माना, लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस d1 होगा, फिर मैंने क्या बोला, लेट्स सपोज
ये डिस्टेंस d2 होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या मिलने वाला है मेरे को, d1 प्लस d2 मिलने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालूं तो ये क्या मिलेगा, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये तो मुझे मेरा फॉर्मूला मिल गया। अब ध्यान देना एक बात, ओके, क्या है वो, कि अगर जो चीज आपको गिवन ना हो उस चीज को आप रिप्लेस कर दो। जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है, समझे ना, कि जो चीज आपको गिवन नहीं होगी वो चीज आपको क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। जैसे कि एज इट इज मेरे को डिस्टेंस गिवन नहीं है ना बच्चा, तो मैं डिस्टेंस को क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस को रिप्लेस करूंगा। लेट सपोज दिस इज माई d1 डिस्टेंस। थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम टूल्स का प्रयोग करेंगे। क्या आप लोग नोट्स बाद में अपने दोस्तों को भी तो शेयर शेयर करोगे। चलो, ये डिस्टेंस d2 हो गया आपका। अब डिस्टेंस नहीं दिया तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा, लाइक सपोज। चलो डेरिवेशन अपना स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है यहाँ पर मेरे को, ये d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस को मैं रिप्लेस करूंगा। किससे रिप्लेस करूंगा मैं डिस्टेंस को, फॉर्मूला क्या होता है अपना डिस्टेंस का, जरा याद करो। v1 को क्या लिख सकता हूं मैं, d1 अपॉन t1 लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस d1 इज रिप्लेस बाय v1 इंटू t1। बहुत बढ़िया। तो v एवरेज कितना मिलने वाला है मेरे को, इट इज v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे केस बनता है इक्वल टाइम इंटरवल का, इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ने ए से बी में जाने में अगर 1 घंटा लगाया तो बी से सी जाने में भी 1 घंटा लगाए। अगर ए से बी जाने में 3.5 घंटा लगा तो बी से सी जाने में भी 3.5 घंटा ही लग रहा है उसको। तो ये होता है अपना इक्वल टाइम इंटरवल का केस। इक्वल टाइम इंटरवल में t1 और t2 दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मैं t के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा v एवरेज कितना मिलने वाला है, इट इज v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय टी प्लस टी दैट इज 2t। तो मैं t कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, तो v एवरेज कितना मिलने वाला है मेरे को, t कॉमन ले लो, दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t। तो यहाँ से v एवरेज कितना मिल गया मेरे को, ये मेरे को मिल गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। क्लियर। लाइट सपोज करो कि सर एक काम करो ना, आप एक काम करो d और लगा दो, जहां पे वो v3 स्पीड से t3 टाइम में जा रहा है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है मेन वाला, अच्छा काम करता हूँ ना, स्पेशल केस को ना थोड़ा सा जगह बना के लिखते हैं। जगह की कमी है भाई अपने पास, पेज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब एक ही पेज पे निपटा दूं मैं, चाहता बहुत हूं मैं यार, इस जीवन में ये मिल जाए, ये मिल जाए, इतना मिल जाए। मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, सब पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। अगर ये 3 में रहेगा तो यहां से v एवरेज क्या मिलने वाला है मेरे को फॉर्मूले में, देखो v1t1 प्लस v2t2 प्लस v3t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। हो गया। अब यहां पे क्या करना होगा, बस v एवरेज के लिए कुछ नहीं, इक्वल टाइम का है ना, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू नथिंग बट v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। समझ गए, इतना ही काम करना होगा आपको इजिली। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे केस के ऊपर। चौथा केस इसमें दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ। क्या है ना, क्वेश्चन अपने वर्ड में हम लोग लिख भी सकते हैं, बट ठीक है ना, टेक्सचुअल वर्ड हो तो अच्छा रहता है नोट्स के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव्स d1 डिस्टेंस, d1, अच्छा एक काम करता हूँ ना, x1 ले लेता हूँ। अब x लेने का मन है मेरा, या फिर d1 के साथ में आप लोग कंफर्टेबल हो, d1 के साथ में, चलो d1 ही ले लेते हैं। d1 डिस्टेंस विथ स्पीड
v1 and d2 distance with speed v2, then average speed of the total journey. Of the total journey. सीधी सी बात है भैया, डायग्राम हम यहीं से उठा लाएंगे। हमारे पास सिस्टम है भाई, आप लोग ड्रॉ करना, ठीक है। चलिए, बस जो डेटा नहीं दिया हम उसको नहीं लेंगे। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट d1 डिस्टेंस से d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी स्पीड v1 से, और d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी स्पीड v2 से। नाउ फोकस बच्चा, यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया गया है, रुको जरा इसको एक बॉक्स में बंद कर लो। बोलता ना कि एएम सर के नोट्स एकदम भयंकर दिखने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पर हम लोग टाइम नहीं दिया है, तो जो चीज गिवन नहीं होगी उसको हम रिप्लेस करेंगे। चाहिए तो मैं कहीं पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख दूं मैं, विच टर्म इज नॉट गिवन, विच टर्म is not given, replace that term. Replace that term. यहां भी नहीं दिया, यहाँ पे क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, मैं टाइम को रिप्लेस करूंगा। तो यहां से मेरे को v एवरेज कितना मिलने वाला है, एज इट इज यू ऑल विल नो d1 प्लस d2। मैं मान लेता हूं कि इसको यहाँ पे कवर करने में t1 टाइम लगा होगा, और इसको कवर करने में t2 टाइम लगा होगा, बट t1 और t2 तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा t1 और t2। अब ये भाई साहब रिप्लेस होंगे, जैसे v1 क्या होता है मेरा, d1 बाय t1 होगा, बट t1 तो नहीं दिया हुआ है, तो t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, t1 इज नथिंग बट d1 बाय v1, एज इट इज v2 क्या हो जाएगा, d2 बाय t2। तो t2 क्या मिलने वाला है मेरे को, इट इज d2 बाय v2। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, तो v एवरेज इज नथिंग बट d1 प्लस d2। टाइम गिवन नहीं है तो पहले ये लूंगा फिर ये लूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2। ओके, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे अब मिलने वाला है मेरे को इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का। इसको ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। अगर मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इंटरवल लूँ कि उसने ए से बी जाने में भी 3 किलोमीटर लिया और बी से सी भी 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है वो, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल क्या होगा मेरा, विच इज नथिंग बट d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d। तो यहाँ पे v एवरेज कितना मिलने वाला है मेरे को, d प्लस डी डिवाइडेड बाय, आपके लिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिखा होता। याद हो गया ना इतने साल से सिखा सिखा के भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2d मिल जाएगा, नीचे से d कॉमन निकाल लो, विच इज 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो d से d कैंसिल होगा, जगह बनाया जाएगा, छोटा कर दो क्या सबको, हाँ सर छोटा कर दीजिए आप, जगह मिल जाएगा अपने को। सही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अब अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर ये v1 प्लस v2 होगा, ये v1 इंटू वी होगा, तो ये ऊपर भाग जाएगा, तो ये क्या मिलने वाला है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।
तो यहाँ पे मेरे को वी एवरेज कितना मिल गया, ध्यान दीजिए, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का केस है, ये स्पेशल केस है। 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब बोलोगे सर क्या यहाँ पे 3 वाला सीन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अगर अगर आप चाहो तो हम डायग्राम को थोड़ा और एक्सटेंड किए देते हैं। ओके, और यहां पर मैं डी तक जाता हूं और नो डाउट ये जो डिस्टेंस d3 होगा यहाँ पर, ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के केस में क्या मिलना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय d1 बाय v1, d2 बाय v2, देन d3 बाय v3। एक तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ये आपको समझ ही गया होगा। अगर मैं इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में जाऊं तो वी एवरेज यहाँ पे कितना बनने वाला है कि ये भी बराबर ही हो, तो ये आपको मिल जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v2 v3 प्लस v3 v1। सही से लिखो भाई, v1 v2 v2 v3 प्लस v3 v1। समझ गए? बस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रहेगा आपका। 2 मिनट यार जरा, ठीक है, समझ गए इतना? बहुत बढ़िया। अब ध्यान में रखो, आपके लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अगला वाला सवाल इसी के ऊपर है। लेट सपोज कि अगर वो लोग ने v1 को u बोल दिया और v2 को v बोल दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका v एवरेज का, बताओ जरा। 2u इंटू वी डिवाइडेड बाय v प्लस यू। वो लोग सिर्फ ना यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ नोटेशन चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह नंबर लिख देंगे आपको और कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। पूरा क्वेश्चन यही है, बस उसकी जगह नंबर फेंक देंगे, बन गया नया क्वेश्चन, नंबर चेंज कर देंगे, बन गया नया क्वेश्चन। पीवाईक्यूज क्या ही होते हैं, नंबर चेंज का खेल होता है सिर्फ। ओके, अभी थोड़ा सा एक हम लोग नीट का क्वेश्चन भी लेंगे इसके साथ में पीवाईक्यूज। ओके, चलो इसको देखो। अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड u एंड अदर हाफ विद डिस्टेंस v। देखो, कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, अदर हाफ मतलब मैं ये क्या बोल सकता हूँ, क्वेश्चन किस में चला गया मेरा, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में। हाँ या ना, किस में चला गया ये, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में जा चुका है ये। देखो, अगर इक्वल टाइम इंटरवल, अगर इक्वल टाइम इंटरवल वाला सीन हो तो v प्लस v1 प्लस v2 अपॉन 2 या फिर u प्लस v/2। अगर वही इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला सीन हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस वाला है तो फॉर्मूला अपना क्या होगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्या मिलने वाला है, ये 2 इंटू स्पीड कितनी है इसकी u, ये v, और ये u प्लस v एवरेज। बस, तुम नाचो बरोबर। नहीं तो रुको यार, तुमको लॉक किया जाए। फॉर्मेटिंग बिगाड़ देते हो पूरा तुम यार। कौन सा हो गया आंसर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 53 अपना हो गया, तो 53 के बाद किसका नंबर है यार, अब पीडीएफ ही खोलना पड़ेगा लग रहा है। 53 के बाद अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 86 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 86। 86 के पहले ना आप लोग मेरे साइड से एक क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन मे बी सीईटी में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट वन है, इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो। अ व्हीकल travels travels half the distance with v and remaining half with 2v, with
टू वी, लोगों के पीछे तो नहीं गया, बराबर रुक गया। विद टू वी देन एवरेज स्पीड, क्या होगा ये आपका नीट 2023 का सवाल है। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं। ऑप्शन देखिए, v/3, ऑप्शन बी 4v/3, ऑप्शन सी 2v/3, ऑप्शन डी 3v/4। ओके, चलो क्या कर रहा है, ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस एंड रिमेनिंग हाफ, क्वेश्चन किस में पहुंच गया, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में। इक्वल डिस्टेंस इंटरवल वाला सवाल हो गया ये, जहां पे v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू 2v है। तो यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या है v एवरेज का, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्या मिल जाएगा, 2v इंटू 2v डिवाइडेड बाय v प्लस 2v, इट विल बिकम 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v। आंसर कितना आ गया, 4v/3, ऑप्शन बी। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है क्या इससे मिलता जुलता जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलो बहुत बढ़िया यार, बढ़िया सवाल मिला हुआ है। थोड़े से क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया जाए क्योंकि सीईटी में आते जाते रहते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। अब बस ट्रैवलिंग, देखो जो शीट में नहीं है ना वो तो लिखने पड़ेंगे आपको। अब बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3, द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट, एक काम करता हूँ ना, रुको यार, स्क्रीनशॉट ही चिपका देता हूँ ना सीधा। मैं भी क्या तुम लोगों को ना परेशान कर रहा हूँ सच में। रहो लाइन पे रहो बस, पीडीएफ में जाता हूँ मैं। कहाँ गया भाई तू, रुको मैं स्क्रीनशॉट ही चिपका देता हूँ। झूठा ही इतना मेहनत करवा रहा हूँ तुमसे, सवाल सीधा लगाओ, तुम लिखोगे भाई, काहे नहीं लिखोगे। दिख रहा ना सवाल, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही दिखना चाहिए। चलो सवाल देखो, मैं भी मैन तो सिस्टम है अपने पास भाई। A bus traveling the first 1/3 distance at speed of 10 किलोमीटर, v1 कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v2, v2 कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस इज v3 कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। केस किसका बन गया, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का। मतलब वी एवरेज का फॉर्मूला तीन केस वाला, तीन वाला सर, A to B, B to C, C to D। याद करो याद करो, क्या लिखवाया था मैंने, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अब बस वैल्यू रखना है यार, 3 × 10 × 20 × 60 डिवाइडेड बाय 10 × 20 200, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब 20 × 60 1200 प्लस 60 × 10 600। ठीक है, तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को लॉक करूं मैं ताकि मुझको जगह मिले। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 3 × 1200, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 × 1200 लिख सकता हूँ। 30 अच्छा 1200 कैंसिल मत कर देना का, तो ये 800 और ये 1200 मतलब 2000। तो ध्यान से देखो, जीरो से जीरो उड़ाओ यार पहले, दिस कैंसिल विद दिस कैंसिल विद दिस, 2×6 = 12, 6×3 = 18 किलोमीटर पर आवर। टफ है कुछ ये भैया, नीट के ऐसे क्वेश्चन है। ओके, नीट के ऐसे सवाल है अपने पास। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब।
आइए, और कोई क्वेश्चन करवा दूं क्या मैं? देखो, एक क्वेश्चन ना जेई मेंस का है, पूछा गया है। रुको जरा, उसको ना मैं पीडीएफ में से काट के निकाल लूं। ठीक है, आ जाओ। ये देखो, कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, रेस्ट हाफ डिस्टेंस। भैया सीधा ऑप्शन बी। समझ गए? आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना यार? 86 है आई थिंक ना। क्वेश्चन नंबर 86 है अगला। चलिए, 86 क्वेश्चन है अगला। 84, 85, 86। अरे यार, देख रहे हो, सीटी 2024 का सवाल है भाई। नीट 2023 से कॉपी किया गया, केवल नंबर चेंज किया गया है। वी एन वी बाई थ्री, इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ पर, मैं तो इस पे ध्यान ही नहीं किया था इसके ऊपर। ट्रेवल द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस विद स्पीड वी एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड वी बाई थ्री। क्वेश्चन किसका बन गया मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का। ओके, जैसे ये इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का सवाल बना है, फॉर्मूला क्या है मेरा? 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आ जाओ। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर मेरे को? 2 इंटू v1 क्या होगा अपना v, और v2 क्या होगा अपना v बाय थ्री, डिवाइडेड बाय v प्लस v बाय थ्री। कितना बनने वाला है ये? 2v² बाय 3 डिवाइडेड बाय 3v प्लस v, 4v/3। ओके, 4v/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, v से v कैंसिल हुआ, तो आंसर 2v/4 और v/2। तो डेफिनेटली आंसर अपना होगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब। हम्म, ये तो उसका क्वेश्चन है यार। किसका? मोशन अंडर ग्रेविटी का भाई। चलो, अब क्वेश्चन कौन सा है अपना? इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फ्री फॉल वाला स्टार्ट होने वाला है ना। चल, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे यार, क्या कर रहे हो? चलो, ये देखो जरा। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है। हाँ, 2v/a। एक्सलरेशन नहीं लिया मैंने अब तक आपका। बहुत बढ़िया। चलो, अब बात आ गई है एक्सलरेशन इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाने की। ओके। हाँ, अच्छा बच्चों, आपको पता है ये वाला क्वेश्चन ना क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का है। सिर्फ नंबर्स चेंज है यहाँ पे, बाकी पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा ना हम लोग किस पे आते हैं मालूम है? अब मैं थोड़ा सा ग्राउंड टच करने वाला हूँ एक्सलरेशन का भी। थियरी को मैं इधर ही इसी के साथ में ही रखता हूँ मैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, नाउ लेट्स सपोज, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब वी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो वी इंस्टेंटेनियस क्या होगा? दैट इज dx/dt। समझ गए आप लोग? dx/dt। चलो देखो यहाँ पर, तो लेट सपोज करो कि अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना हुआ ना, एवरेज स्पीड, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस, या फिर मैं सिर्फ v ही लिख रहा हूं, अब आपको समझ जाना है इससे, v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt।
इसको ना डब्बा कंसेप्ट भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर देखो जैसे ये वी एवरेज हुआ, वी एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये डब्बा कंसेप्ट होता है, ये बॉक्स हो गया, ये एवरेज हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर ये डब्बा हो गया, ये डी टी हो गया डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब ये डब्बा कॉन्सेप्ट हर जगह लग सकता है आपको जिसका एवरेज निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सलरेशन की बात करता हूँ, तो एक्सलरेशन का एवरेज और एक्सलरेशन का इंस्टेंटेनियस। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात करता हूँ, ठीक है, तो मोमेंटम का एवरेज और यहाँ पे मोमेंटम का इंस्टेंटेनियस। अगर आप यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, अगर वो टाइम के फंक्शन में गिवन है, तो ये फोर्स और यहाँ पर ये आपका उसका इंस्टेंटेनियस फंक्शन। समझ गया? तो ये डब्बा कंसेप्ट होता है यहाँ पर अपना। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, v इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, मान लो 2t² प्लस 3t, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, तो यहां पर क्या मिलने वाला है, v एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लो यार, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ 2t² प्लस 3t इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, एट नहीं लिखता हूं मैं, इन लिखता हूं, इन 1 सेकेंड। टाइम छोटा ही रखा है मैंने। अब जैसे मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो ये दोनों पे सेपरेट लगेगा, 2t² डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ध्यान देना मैं यहाँ पे वी एवरेज, ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, बन सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस बेस्ड आपके सिलेबस में ही मेंशन है कि फिजिक्स एंड मैथ्स एज पर दी जेई मेंस लेवल, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा ही सकते हैं। तो अब इसमें से आप दो बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t² डी टी प्लस यहाँ पे 3 बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइम क्या होगा, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। तो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन लगेगा क्या मिलने वाला है आपको, t³ ना, n+1, तो 2+1 नीचे भी 2+1, तो 0 to 3 प्लस 3 इंटू ये पावर 1 है तो t²/2 0 to 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1, ये 1 आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, तो 2 इंटू 2 1/3 2/3, और ये क्या बन जाएगा 3/2। कितना मिल जाएगा ये आपको 4, और ये 9 9 4 13 13/6 13/6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है। समझ गए? तो यह आपका आंसर होगा। ऐसा आंसर कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम में होता है। और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, बट हमको इतना ही देखना है फिलहाल के लिए। और अगर मेरा मन हुआ तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रॉब्लम नंबर देखते चलना आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरा, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं
उसके बाद स्पीड कांस्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो वी होता है ये वी वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड होता है, ठीक है। बाकी ये अपना वेक्टर है, ये अपना वेक्टर है, और ये भी अपना वेक्टर है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ही केवल अपना क्या है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड भी क्या है, स्केलर है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और मास भी कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो हम लोग कर सकें? चलो यार, अब एक्सेलरेशन भी ले ही लेता हूँ, फिर इसके बाद में सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अवर एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। ओके, नाउ और एक दूसरा क्या होगा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, एक आपको पता ही है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, मैं वेक्टर वाला नहीं लगाऊंगा सिंबल, इट इज डी वी बाय डी टी। ओके, ध्यान में रखना, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नाउ एज आई नो वी मेरा होता है डी एक्स बाई डी टी, तो फिर यहां से मैं जरा इसको अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी विच विल बिकम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, एक तो ये मिल गया मेरे को, तो यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और मिल गया विच इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। नाउ अब जरा ये वाले कंसेप्ट को ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अगर मैं ऊपर नीचे डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं और ये एक डी एक्स यहाँ लेके जाऊं, ये एक डी एक्स यहाँ लेके आ जाऊं, तो क्या मिलने वाला है, ये डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। ध्यान से देखो, ये मेरा v बन जाएगा ना, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू वी। तो यहाँ पर मेरे को एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और मिल गया दैट इज v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो नया स्लाइड पे सारे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एक्सेलरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सवाल यहाँ से आप उम्मीद रख सकते हो। तो एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला क्या है अपना, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम t। दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरा एक्सेलरेशन का, दैट इज डी वी बाई डी टी। इसके बाद का फॉर्मूला क्या है मेरा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। आफ्टर दैट v इंटू डी वी बाय डी एक्स। क्लियर। अब आते हैं इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखना, इफ एक्सलरेशन इज कांस्टेंट, if acceleration is constant then only equation of motion is valid। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वैलिड नहीं होगा, देन ओनली इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो पहला इक्वेशन क्या था आपका, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। समझ गए। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये वाला, इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल।
कांस्टेंट हुआ तो ये वाला डेरिवेशन हम लोग इससे निकाल सकते हैं, बट नाउ वी नीड ओनली फॉर्मूला। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन जो है ये हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यूज करना पड़ता है। वेट अ मिनट, आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कैमरा हमारा गायब हो गया है, सो आई एम नॉट एबल टू सी माई फेस ऑन कैमरा। ओके बच्चों, तो एक काम करो, अब ऐसे ही कंटिन्यू करना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये देखिए, इफ एक्सलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, और अगर a इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स है, तो रिमेंबर दैट यहाँ पर v एज अ एफ ऑफ x होगा। डी वी बाई डी एक्स है ना, तो v एज अ एफ ऑफ x होगा। ओके, सो नाउ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आते हैं धीरे धीरे उन सब के ऊपर। आज मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, सर्कुलर मोशन तो प्लेन का पार्ट है। शेल टू बॉडीज, बॉल इज ड्रॉप्ड, सब फॉर्मूला बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, vehicle moving with the 15 kilometer per hour coming to rest by covering 5 meter distance after applying the brake. If same vehicle moves at 45 kilometer per hour, then by applying brakes it will come to rest by covering a distance of। देखो क्वेश्चन सिंपल है, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है ना, बस उसी का यूज करना है यहाँ पर, और कोई टफ बात नहीं। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कार्ड ड्रॉ कर लूँ जरा, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं हो रहा है? ओके, चलो हो गया, गाड़ी बन गई अपनी। बहुत बढ़िया, लगा दो टायर इसको अपनी BMW को भाई। आई गेस दिखाई दे रहा होगा, क्या भौकाली कार बनी है यार, एकदम चौचक। ठीक है, लेट्स कंबाइन दिस। चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन देखो जरा कैसा है, अपने पास दो गाड़ी है, ओके सॉरी सेम व्हीकल है। तो पहले में कंडीशन क्या दिया गया है, दिस व्हीकल इज मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आता है कितने, मतलब कितना डिस्टेंस चलने के बाद में ये रेस्ट पे आता है, कम से कम 5 मीटर चलने के बाद में। ये 5 मीटर चलने के बाद में रेस्ट पे आता है। बहुत बढ़िया। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा मालूम है, 0 होगा। इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ होने वाला है 0 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी बोलो। देखो हम लोगों को इस डेटा को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर मालूम है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा मीटर में है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड, मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। आई गेस ये आपको पता होगा बच्चों कि लेट सपोज अगर मेरे पास कोई डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और अगर वो मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को 15 इंटू कितना करना पड़ता है बताओ जरा, 5/18। कितना करना पड़ता है, 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वही डेटा, जैसे कि लेट सपोज मेरे को यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड दिया है, और मेरे को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा मालूम है, 15
5 × 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा फॉर किलोमीटर पर आवर। तो ये उल्टा चक्री घूम जाता है इसका, तो ये इतना ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कैंसिल करके देखते हैं। 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो ये अपने को मिल गया 25/6 मीटर पर सेकेंड। लोगों पे जाता रहेगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो अभी, ठीक है। तो अपने को u की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर, 25/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी रहनी चाहिए कि हाँ बरोबर, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सलरेशन बेस्ड है अपना। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम है, कि अगर सेम कार को कितने की स्पीड से भेजा जाए मालूम है, सेम कार को अगर मैं भेज रहा हूँ 45 km/h से, दैट इज माई वैल्यू ऑफ u, तो वो जब आगे जाके रुक जाएगी, जहां पे इसका v क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बस ये सवाल है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अब दोनों को थोड़ा सेपरेट कर लूं, क्या हो रहा है ये, अच्छा थोड़ा सा इंक एक्स्ट्रा हो गया था। चलो अब देखना, इस केस में क्या होगा ना, फर्स्ट केस में मुझे फॉर्मूला लगाना है v² = u² प्लस 2as। क्यों, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, जो मैं यहाँ पर रखूंगा तो मुझे यहाँ से s की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे v क्या है, 0 है, u² क्या है मेरा 25/6 मीटर पर सेकेंड, ना मीन्स 25/6 का होल स्क्वायर प्लस, ओके, प्लस 2, और यहाँ पे एक ही, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन ना माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग रहा है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। तो माइनस है और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू जाते यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू, देखो ना ये यहाँ पे जाते बन जाएगा 10a इक्वल्स टू 625/36। कैंसल आउट करने पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मेरा, 6250/360। आई गेस आंसर बहुत बड़ा आ रहा है यार, लेट मी चेक, इतना बड़ा आंसर कहाँ से मिल रहा है भाई, बहुत बड़ा आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 ना, वेट करो यार, हाँ इसका आंसर तो वैसे अगर इससे डिवाइड करने जाएंगे तो आंसर काफी लेंदी आ रहा है अपना। एक काम करते, दूसरा अप्रोच अप्लाई करते हैं यार, काम करो, दूसरा अप्रोच करते हैं, जरा इसको हटाओ, नहीं करते हैं ये। देखो अपना इक्वेशन क्या होता है, v² = u² प्लस 2as होता है, ओके। बट वी नो दैट कि अपना यहाँ पे एक्सलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v² = u² माइनस में 2as। बट एक और चीज पता है कि v की वैल्यू भी 0 है, तो इक्वेशन क्या आ रहा है, u² = 2as। अगर मेरे पास दो कार है तो मेरे पास डेफिनेटली u1 u2 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, u1² = 2as1। ध्यान देना यहाँ पे ये a1 नहीं आएगा, एक्सलरेशन कांस्टेंट है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, और इक्वेशन क्या बन जाएगा, u2² = 2as2 बन जाएगा ना, दोनों को डिवाइड कर दो, u1² और u2² विल बिकम इक्वल्स टू s1/s2। तो उसने s2 की वैल्यू पूछी है, क्योंकि ये क्या है, s1 है, तो यहाँ से s2 क्या बन जाएगा अपना, s2 इज नथिंग बट, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा s1 इंटू u2/u1 का होल स्क्वायर, u2/u1 का होल स्क्वायर, बस। अब यहाँ पे कैंसल आउट कर दो, देखो यूनिट सेम है इसलिए नंबर ही डिवाइड कर दो, तो u2 कितना अपना 45
ये 5 है ना, 45/15 का होल स्क्वायर। तो ये कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ रहा है 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 है, 45 मीटर्स। बरोबर। ये थोड़ा सिंपल अप्रोच था, 45 मीटर्स। चलिए, बढ़िया है। आइए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies A and B moving in a straight line from the same position. Body A moves with constant velocity U and B moves with constant acceleration A. Their velocity become equal. The distance between them is, wow, क्या सवाल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर टू बॉडीज हैं। टू बॉडीज क्या लेते हैं, ये दो कार ले लेते हैं ना बॉडीज के नाम पे। चलो, दो कार है अपने पास। कंडीशन ध्यान से देखना। Two bodies A and B, this is body A and this is body B, moves in a straight line from same position. Body A moves with constant velocity. ध्यान देना, ये जिससे मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। और ये किससे मूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ये बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सलरेशन से, कांस्टेंट एक्सलरेशन से। when their velocity become equal, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, वो टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। when their velocity become equal, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा जब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। मैं मान के लेता हूं, लेट्स सपोज कि जब ये कार यहां पहुंचा होगा, देखो जिसकी ज्यादा एक्सेलरेशन है ना वो डेफिनेटली आगे ही जाएगी। बट मैं मान लेता हूं कि लेट्स सपोज कि किसी एक पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो ये अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो दोनों सेम लाइन में ही हो, उसने सिर्फ कंडीशन क्या दी है कि व्हेन देयर, अच्छा ये काहे भाग रहा है, व्हेन देयर वेलोसिटी बिकम इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन देम, जब उनकी वेलोसिटी क्या हो, बराबर हो जाए। मीन्स यहां पर भी v हो और यहां पर भी v हो, क्योंकि सब लोग रेस्ट से ही स्टार्ट हुए हैं। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ध्यान रखना कि ये भी जीरो से स्टार्ट हुआ है, ये भी जीरो से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, बट ये ए कांस्टेंट है। अगर ये ए कांस्टेंट है तो मैं सिर्फ बी वाले कार के लिए ही ये तीन इक्वेशन यूज कर सकता हूं। कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आफ्टर दैट अपना है s इक्वल्स टू यू टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गलती से भी ये तीन इक्वेशन कार ए के लिए यूज मत कर देना, क्योंकि जिसका v कांस्टेंट होता है इसका एक्सलरेशन 0 होता है। समझ गए, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो ही नहीं रही है। अब आंसर निकाल के देखें जरा कि किस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ना, ये गैप, इस गैप की वैल्यू क्या आएगी। ओके, आ जाओ यार, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। मैं क्या मान सकता हूँ कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा है तो इसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। लेट यहाँ का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, d इक्वल्स टू वी बाई टी, सॉरी v इक्वल्स टू डी बाई टी, v इक्वल्स टू डी बाई टी। तो ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा v इंटू टी। समझ गया ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा, ये डिस्टेंस मेरा होगा d इक्वल्स टू वी इंटू टी। ओके, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया v इंटू टी। आफ्टर दैट अगर मैं कांस्टेंट एक्सलरेशन के केस में बात करता हूं तो इसने यहां से यहां तक, इस गाड़ी ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सेकंड देखो जरा, ये रेस्ट, दोनों रेस्ट से ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, एक्सलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रखनी है, स्टार्ट फ्रॉम
सेम पोजीशन, तो यहां पर इसने कितना लिया होगा, इसने लिया होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया तो s इक्वल्स टू क्या मिल गया, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, डिस्टेंस कितना चला ये s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। गलती से दोनों डिस्टेंस को बराबर मत कर देना बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या किया जा सकता है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए ना, डेफिनेटली क्या ये माइनस नहीं होगा, अपना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी माइनस ही करना पड़ेगा इसको, ये इतना गैप माइनस होगा ना, तो माइनस। और कोई इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, हम्म, हाँ, अरे हाँ, ये इक्वेशन भी तो है यहाँ पर, यहाँ पे टाइम सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है ना, यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाले की जगह ना हम लोग थर्ड वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में u को जीरो करता हूं तो मेरे को इक्वेशन मिल रहा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस। तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल गई, वी स्क्वायर बाय टू ए, ठीक है, वी स्क्वायर बाय टू ए मिल गई मेरे को। इस, हाँ बरोबर। तो यहां से u और v में कंफ्यूज मत होना, दोनों की दोनों वेलोसिटी ही है, ओके। चलो इसने u लिखा है ना, तो हम इसको u ही लिखते हैं, आ जाओ, नहीं तो इक्वेशन अपना थोड़ा सा डामाडोल बन सकता है। वाह, बहुत बढ़िया। यही चीज तो नहीं अच्छी लगती है मेरे को इसके अंदर, सॉफ्टवेयर जितना काम नहीं करता उतना तो बिगाड़ देता है। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, d इक्वल्स टू यू इंटू टी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल गया मेरे को, s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय टू ए ले लेता हूं मैं, कि इनकी वेलोसिटी सेम कब होगी, लेट सपोज कि ये u v की जगह u हो गया है, और क्या, इतना तो इसके अंदर फर्क है। हम्म, अभी u इंटू टी, और कुछ जो दिख रहा हो अपने को, ओके। तो देखो यार, सीधी सीधी सी बात है कि ये जो है अपना डिस्टेंस, ये दिख रहा है मेरे को, सीधा सीधा मेरे को लेना पड़ेगा d माइनस एस, ओके। मेरे को d माइनस एस की वैल्यू निकाल ली है, d ये है, s ये। बट दिक्कत क्या है ना कि मैं d माइनस एस को लेट सपोज कि अगर मैं इसको x बोलता हूँ, तो x इक्वल्स टू d माइनस एस, तो d की वैल्यू मेरी है u इंटू टी, ओके। तो u इंटू टी माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय टू ए। अब ये t को मैं क्या रखूं, देखो, इसकी वेलोसिटी को अटेन करने के लिए और इसकी वेलोसिटी को सेम होने के लिए सेम टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, कि इन दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हुई है तो जितना टाइम लगा है सेम होने के लिए दोनों कार को सेम लगा होगा। अगर मान लो ये सीधा यहाँ 0 से 20 तक पहुंचा है और ये भी 0 से 20 तक यहाँ पे पहुंचा है, तो टाइम तो सेम लगा होगा ना, ओके। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हुई है तो यहाँ पर मेरा एक इक्वेशन और आता है, यहाँ से मेरे को क्या मिलने वाला है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, लेट सपोज u इक्वल्स टू ए टी ले सकता हूँ, ओके। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या मिलने वाली है, u बाय ए मिलने वाली है, तो u इंटू यू बाय ए माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाय टू ए इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, ये यू स्क्वायर बाय ए माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय टू ए। इनके बीच के गैप का वैल्यू मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, मालूम है क्या, इसमें ना ऐसा फील नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया, मेरा भी दिमाग यहाँ पे अभी बेकार हो गया भाई, अब क्या ही किया जाए, सिस्टम काम नहीं कर रहा था। कोई नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, आज का लेक्चर यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने दो अभी लिए हैं बिना कैमरे के, उनके साथ ही मैं स्टार्ट करूं, ठीक है बच्चा। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पार्ट 2 में वेट करना, कोशिश थी कि वन शॉट में ही बनाओ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इसके दो पार्ट में रहेंगे, बट हाँ, इसके दो पार्ट के ऊपर नहीं होंगे क्योंकि मैंने PYQs इसमें ही इंक्लूड करके रखे हैं, ठीक है बच्चों। चलो, बाय बाय।